दिन से उन्होंने कुछ नहीं किया है, एक भी एक्टिविटी नहीं पिछले 10 दिन में, टीम सी वाले लोग। चीजें समझ में आती है, सो वो मतलब इग्नोर मत करो, ठीक है। सो डू इट सिंसियरली, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट कर इसकी रिगार्डिंग, ठीक है, लेकिन ये होने चाहिए, कंटिन्यूअसली एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू ओरिजिनल डिस्कशन। Recording in progress. नाउ बिफोर स्टार्टिंग टू सेशन, आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, मुझे बताओ, मेरे पास जो एक्टिवेशन फंक्शंस है, रेलू, सिग्मॉइड, टैच, ये जो एक्टिवेशन फंक्शंस है, Softmax. सॉफ्टमैक्स, सॉफ्टमैक्स basically it is at the outer layer, so outer layer, internally we use these three activation layers mostly in internal layer. Linear activation and softmax activation हम internal layer में use नहीं करते हैं। internal layers, in internal layers ये एक्टिवेशन फंक्शंस है, इसमें से फास्टेस्ट एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा है? रेलू। दैट इज रेलू। रेलू, Relu. दैट इज रेलू। व्हाट इज द रीजन? Derivative of ReLU is max करेक्ट, 1. डेरिवेटिव ऑफ रेलू इज मैक्स। एग्जैक्ट। सबसे स्लो Sigmoid. सिग्मॉइड। सिग्मॉइड। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा गाइस, मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि सिग्मॉइड इज गोइंग टू बी स्लोअर, ठीक है, एंड रेलो इज गोइंग फास्टर। तो ऐसे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रेलो यूज करना है, सिग्मॉइड को कुछ यूज ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो रेलो सॉल्व नहीं कर पाता, इसका रीजन आपको आगे जाके पता चलेगा। तो ये से प्रॉब्लम सिग्मॉइड से अगर हम करेंगे तो इट इज एबल टू लाइक सच प्रॉब्लम्स यूजिंग सिग्मॉइड ऑफ 10H, ठीक है। तो ये क्यों होता है ये आगे जाके आपको पता चलेगा, बट दिस इज अबाउट योर एक्टिवेशन फंक्शंस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इज दैट, अगर मैं कर रहा हूँ हमारा हाउस प्राइस का प्रॉब्लम सॉल्व, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो मुझे बताओ आउटपुट लेयर में, आउटपुट लेयर में कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन होना चाहिए? Linear. Regression. Linear regression. एक्टिवेशन फंक्शन का नाम, Linear. Linear. दैट इज, लेनी। that is linear activation function we want to use, linear activation function हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। अगर मैं टाइटैनिक का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आउटपुट लेयर में Sigmoid. एक्टिवेशन फंक्शन, सिग्मॉइड। Sigmoid. दैट इज सिग्मॉइड, दैट इज सिग्मॉइड। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन आउटपुट लेयर टाइटैनिक के लिए 2. Two. Binary. बाइनरी क्लास 2 0 और 1। Layer एक ही होगा सर, न्यूरॉन्स 2 होगा. न्यूरॉन्स कितने चाहिए मुझे टाइटैनिक के लिए आउटपुट लेयर में? 2 न्यूरॉन्स. वन इज सफिशिएंट गाइस, वही बताएगा। अभी देखो सिग्मॉइड यूज करते हैं, सिग्मॉइड सिर्फ एक न्यूरॉन के लिए काम करता है हमेशा, जो सिग्मॉइड होता है ना वो हमेशा एक न्यूरॉन के लिए काम करता है, तो या तो 0 या तो 1 देगा। तो ये सिग्मॉइड एक्टिवेशन अगर यूज कर रहे हो तो आउटपुट में 1 ही न्यूरॉन आप यूज कर सकते हो। वैसे चाहे तो 2 न्यूरॉन्स भी यूज कर सकते हो, 0 के लिए अलग से, 1 के लिए अलग से, मतलब सर्वाइव्ड के लिए अलग से, नॉट सर्वाइव्ड के लिए अलग से न्यूरॉन, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हमें यहाँ पे चाहिए प्रोबेबिलिटीज, तो इसलिए यहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है सॉफ्टमैक्स। तो अगर आउटपुट में आप सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन यूज करें तो यहाँ पे 2 न्यूरॉन्स होंगे, अगर 1 न्यूरॉन से करें तो यू हैव टू यूज सिग्मॉइड एक्टिवेशन। तो ये दो होगा बिकॉज इट इज बाइनरी क्लासिफिकेशन, दैट इज बाइनरी क्लासिफिकेशन। एंड जो हमने डिजिट क्लासिफिकेशन किया, डिजिट क्लासिफिकेशन, उसमें आउटपुट में कौन सा एक्टिवेशन होना चाहिए? Softmax. एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 9. 10. 10। 10, that is equivalent to number of
classes. digits. हाउस प्राइस में कितने आउटपुट न्यूरॉन्स? अगर रिग्रेशन कर रहे हैं तो आउटपुट में कितने न्यूरॉन चाहिए? देखो आपको एक ही वैल्यू प्रेडिक्ट करना है ना, इतना सोचने लायक है इसमें। आपको कितने वैल्यूज प्रेडिक्ट करना है? एक ही वैल्यू प्रेडिक्ट करना है। हाउस प्राइस इज गोइंग टू बी कंटीन्यूअस वैल्यू। कंटीन्यूअस वैल्यू आपको लीनियर रिग्रेशन फंक्शन दे देता है। एक ही न्यूरॉन, ऑब्वियसली एक न्यूरॉन, इसमें मतलब सोचने वाली बात ही नहीं थी। तो रिग्रेशन कर रहे तो आउटपुट में एक न्यूरॉन, एक्टिवेशन फंक्शन इज लीनियर। ठीक है, सेम फॉर अदर्स। अभी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट लॉस फंक्शन। दैट इज अबाउट लॉस फंक्शन। दैट इज अबाउट लॉस फंक्शन। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, अगर हम रिग्रेशन कर रहे हैं रिग्रेशन, तो लॉस फंक्शन कौन सा होना चाहिए? दैट इज yp minus y square. yeah, that is what we call it as. Am I right? Right, same यूज किया था हमने रिग्रेशन में। डू यू रिमेम्बर? yp minus y actual bracket square. डू यू रिमेम्बर? यही यूज किया था ना। ये क्या होता है? ip minus y actual bracket square summation divided number of points, that is what means squared error. इसका रूट लिया तो रूट मींस एरर। तो ये है लॉस फंक्शन फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। या ये मैंने 3 एग्जांपल ऐसे लिए कि रिग्रेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है वहां पे हमने कौन सा लॉस फंक्शन यूज करना चाहिए ये अभी तक देखा ही नहीं है, लेकिन मैंने नाम बताया था आपको डिजिट क्लासिफिकेशन के टाइम पे। मैक्स तो एक्टिवेशन है। यस, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी ये कैसे काम करता है? लॉस निकालना है, लॉस कैलकुलेट करना है। यहाँ एक्टिवेशन फंक्शन तो न्यूरॉन का आउटपुट देता है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना। एक्टिवेशन फंक्शन इसलिए होता है कि ये न्यूरॉन से क्या आउटपुट आएगा ये डिसाइड करता है। एंड आने वाले आउटपुट मतलब वाईपी क्या आएगा, ये आने वाले वाईपी को यूज करके हम लॉस कैसे निकालें, इसलिए ये लॉस फंक्शन होता है। अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे भी दैट इट इज कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी क्यों? क्योंकि सॉफ्टमैक्स जहाँ जहाँ पे सॉफ्टमैक्स यूज करते हैं वहाँ पे यस कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी होता है। क्यों होता है आई विल टेल यू। क्यों होता है आई विल टेल यू। एंड यस, जब हम सिग्मॉइड यूज करते हैं तो डू यू रिमेम्बर कैसे लॉस फंक्शन, कैसे लॉस निकालते हैं? सिग्मॉइड जब एक्टिवेशन यूज करते हैं, कहाँ पे यूज किया हमने सिग्मॉइड पे एज एक्टिवेशन फंक्शन? इन मशीन लर्निंग। डू यू रिमेम्बर लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे निकाला था लॉस? रिमेम्बर? सर कॉस्ट फंक्शन यूज किया था लॉग वाला। सही याद है कोई फंक्शन? Yes, sir. इसको बोलते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। इस फंक्शन का नाम है बाइनरी एंट्रोपी। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ये जो लॉस फंक्शन है दैट विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन फंक्शन। अगर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है तो लॉस फंक्शन इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स। अगर सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है तो लॉस फंक्शन इज गोइंग टू बी दिस। अगर सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन है तो लॉस फंक्शन इज गोइंग टू बी कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी।
अब यहाँ पे ये तो फिर हमें अलग पता है, इसको काफी बार हमने देखा है। ये दोनों मैं आपको बताऊं, सिग्मॉइड वाला तो हमने अलग देखा है, फिर से एक बार देखते हैं, एंड सॉफ्टमैक्स वाला, ये दोनों को हम थोड़ा सा भी एनालाइज करें। तो ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो ये सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में अगर हम एक्टिवेशन यूज कर रहे हैं सिग्मॉइड, तभी इसको यूज किया जाता है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन। तो इसका फंक्शन कैसे होता है, लॉस इज इक्वल टू यस माइनस एक्चुअल लॉग ऑफ वन log of y predicted minus 1 minus y actual log of 1 minus y predicted. So this is going to be your loss function. Same we have used in logistic regression. Same यही है, इसी को बोलते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, कुछ अलग नहीं है। सेम हमने डिस्कस किया एट द टाइम ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आई होप यू डू रिमेम्बर। तो जब जब मिस क्लासिफिकेशन होगा, 0 को 1 किया जाएगा या तो 1 को 0 किया जाएगा, तो इट इज गोइंग टू गिव अस हाई लॉस, इट इज गोइंग टू गिव अस हाई लॉस। एंड जब भी ट्रू क्लासिफिकेशन 1 का 1 या तो 0 का 0, सो इट इज गोइंग टू गिव अस नेग्लिजिबल यस लॉस हियर, और 0 सॉरी 1 का 1 है। तो यही काम करता है ये बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं, सिर्फ फंक्शन है, सेम लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लॉस फंक्शन यही है, इसको बोलते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। आई होप यू गॉट दिस। अब हमने देखा है कभी, वो है कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, दैट इज कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, दैट इज कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगरिकल क्रॉस कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अब यहाँ पे एक ध्यान में रखना, ये हम तभी यूज करते हैं जब हमारा एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट मी टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल मतलब यही वाला एग्जांपल लेता हूँ, डिजिट वाला। तो यहाँ पे कितने न्यूरॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 whatever it is, तो 9 न्यूरॉन गोइंग टू हैव हियर। तो ये जो 9 न्यूरॉन्स है, इसका जो आउटपुट मिलेगा ये हमें सॉफ्टमैक्स देने वाला है। सॉफ्टमैक्स इज गोइंग टू गिव अस द आउटपुट, सॉफ्टमैक्स इज गोइंग टू गिव अस द आउटपुट। ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये 0 का है, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 9 का है, लास्ट वाला बीच में है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने इनपुट में इमेज दिया है 3, तो मुझे बताओ यहाँ पे y एक्चुअल क्या दे रहे हैं हम वहाँ पे, व्हाट इज y एक्चुअल इन दिस केस। इनपुट में इमेज दिया है, ट्रेनिंग चल रहा है, ऑब्वियसली लॉस फंक्शन का काम सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम पे होता है, तो y एक्चुअल क्या होगा, ये होगा ऐसे 3 एज इट इज देते हैं हम इनपुट ट्रेनिंग के लिए, 3 कैसे देते हैं हम, 0 0 0 1 0, सारे जीरोस बाकी के, राइट। डू यू रिमेम्बर दिस वन, ऐसे देते हैं ना y एक्चुअल। Yes, these are the probabilities, expected probabilities, these are expected probabilities। अब मैं क्या करता हूँ, now what I am going to do, I am going to write here the predicted value। जैसे 3 हमने दिया इनपुट में, जैसे आउटपुट लेयर ने क्या आउटपुट दिया हम यहाँ पे समझ लेते हैं। लेट्स आउटपुट लेयर ने ऐसे कुछ तो प्रोबेबिलिटीज दी है आउटपुट में, 0 का प्रोबेबिलिटी 0.01 समथिंग, इसका 0.02 समथिंग। अभी 3 और 2 में इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसमें 0.9 दिया, इसका इसने दिया 0.05, इसने दिया 0.001, 0.009, ऐसे कुछ तो। These are the probabilities given। मुझे बताओ ये जो प्रेडिक्शन है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स प्रेडिक्शन है।
False. to be the false. This is going to be false prediction. अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये false prediction है तो मुझे बताओ लॉस हाइयर होना चाहिए कि लेस होना चाहिए. High. अगर ये wrong prediction है तो High. हाई लॉस होना चाहिए, हाई लॉस. अब इसका लॉस कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ. Loss will be calculated in this way. So it is going to be the minus of summation of y actual into log of y predicted. वैसे देखे तो ये formula it is same like your cross. Simply ये formula है. Y actual into log of y predicted. Y actual into log of y predicted. नेगेटिव इसलिए क्या बिकॉज छोटे वैल्यू से इसके लॉग नेगेटिव में आते हैं. तो मैं क्या करता हूँ हर एक का लॉस यहाँ पे लिख देता हूँ. लेट मी डाउन एवरीबॉडीज लॉस ओवर हियर. तो ये सारे क्लास मतलब सारे क्लास के लिए. सो क्लास लाइक यहाँ पे कितने क्लासेस है तो क्लास 0 से लेकर क्लास 9 तक. क्लास 0 से लेकर क्लास 9 तक. तो बताओ लॉस ड्यू टू दिस. y एक्चुअल 0 है मतलब ये लॉस तो 0 ही होगा. लॉस ड्यू टू दिस 0. लॉस ड्यू टू दिस 0. अब यहाँ पे देखो ये 1. तो यहाँ पे लॉस क्या बनेगा 1 into log of 0.5 into log of 0.05. क्या होगा इसका log? इसको इजी करने के लिए 0.04 लिखता हूँ मैं यहाँ पे. थोड़ा इजी हो जाएगा आपको लिखने के लिए. log of 0.04 to the base 2 कोई बता सकता है? नहीं इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा. काम करता हूँ मैं. log to the base एक log 1 इसका 0.01 to the base 10 base. हाँ इसका कितना होगा बताओ. -2. 2 it is into -2. तो लॉस ड्यू टू दिस इज गोइंग टू बी माइनस. बाकी के सारे जीरो लॉसेस. I can't either. Lakshmi. एडिशन करेंगे तो टू बी Wait, माइनस Lakshmi. ऑफ -2 am I right? So this is going to be 2. आप बोलोगे काफी कम है. देखो कम नहीं है ये. इट इज कम मतलब 0 के पास. कम मतलब 0 के पास. तो जब यहाँ पे हमारा मिस क्लासिफिकेशन है तो हमें लॉस मिला 2. लॉस मिला 2 क्योंकि मिस क्लासिफिकेशन. अब करेक्ट क्लासिफिकेशन करते हैं लगभग. करेक्ट क्लासिफिकेशन व्हाट आई एम गोइंग टू डू. ये जो है ना इसको थोड़ा सा अदला बदलता हूँ मैं. इसको थोड़ा सा अदला बदली करता हूँ. एक्चुअली यहाँ पे 1 पे इसका जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है ना दैट इज क्वाइट क्लोजर टू 1. दैट इज क्वाइट क्लोजर टू 1. एग्जैक्ट 1 नहीं आ सकता बिकॉज इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी. एक जगह पे एटलीस्ट कोई ना कोई तो जाएगी. एंड ये 2 के यहाँ पे लेट्स से नॉट 1. तो मुझे बताओ इस जगह पास क्या है ड्यू टू दिस एंट्री. 0. that is 0. That is y actual into log of this. Y actual 0 है तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. हाँ यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना लॉस आएगा. 0 Yes, again. that is y actual into log of y predicted. What is y actual here? It is 1 into log of 0.9 to the base 10. क्या होता है देखा है कभी आपने? देख सकते हैं कैलकुलेट करके. इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू. 0.99 का log to the base 10 कितना आ रहा है वैल्यू? -0.004. That is minus negative. ठीक है obviously minus point not 4. बाकी के यहाँ पे फाइनल लॉस जब हम निकालेंगे तो ड्यू टू माइनस ये पॉजिटिव बनेगा तो लॉस कितना है इन दिस केस. इट्स वेरी लेस. 0.004. तो देखो पे 0.004 नजदीक है 0 की कि 2 नजदीक है 0 के. Point not. यस
तो इसका मतलब देयर इज वेरी लेस लॉस जनरेटेड ड्यू टू दिस, बिकॉज देखो लॉस जैसे नहीं, बिकॉज जो आपके न्यूरल नेटवर्क ने प्रेडिक्ट किया वो सही है, तो लॉस काफी जनरेट होगा, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, लॉस विल बी ऑलमोस्ट जीरो। तो ये है आपका कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी का फंक्शन, सेम लाइक योर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी आराम से देखो, ये एंड बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी सेम है, ये फंक्शन है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, सेम फंक्शन है प्रॉपर्ली अगर देखोगे आप तो। लेकिन ठीक है, लिख के रखो आपके यहाँ पे, दिस इज व्हाट कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। सो व्हाट इट गाइस, व्हाट इज कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी? Yes. तो ये तीनों लॉस फंक्शन जनरली, ये तीनों ही लॉस फंक्शन यूज किए जाते हैं इन जनरल। मीन स्क्वायर्ड एरर में अगर आपको लाइक रूट मीन स्क्वायर्ड एरर यूज करना पड़ता है कभी, तो दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट यही लॉस फंक्शंस आपको हमेशा यूज करने पड़ेंगे इन इन एएनएन, इन एएनएन, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो भी चीजें हमने देखी डिजिट क्लासिफिकेशन में उसको वन बाय वन लिखता हूँ। एक्टिवेशन फंक्शंस, दूसरा लॉस फंक्शन, तीसरा बैच साइज, तो एक्टिवेशन फंक्शन वी हैव डन विद, लॉस फंक्शन वी हैव जस्ट डन विद। अब बैच साइज हमने कितना लिखा था, डू यू रिमेम्बर? 32 शायद। 32 तो ये बैच साइज एग्जैक्टली क्या होता है वो देखा है हमने? नो सर। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर, तो दूसरा बैच भी लगभग एंड एक बैच तो फिलहाल हुआ है कंप्लीट यहाँ पे, तो इसलिए आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि आपके बैच में लिया है कि नहीं है। बैच साइज अभी तक हमने नहीं देखा कि ये क्या है, ये देखने के बाद जो भी हमने कोड किया तो वो पूरा हम समझ सकते हैं। सो ठीक है, पहले हम देखते हैं व्हाट इज बैच साइज, व्हाट इज बैच साइज। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको तीन कॉन्सेप्ट आज बताने वाला हूँ रिगार्डिंग बैच साइज। एक होता है जिसको हम बोलते हैं बैच ग्रेडिएंट डिसेंट, बैच ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम, बैच इसको बोलते हैं, ग्रेडिएंट डिसेंट को शॉर्ट में जीडी लिखता हूँ। बैच ग्रेडिएंट डिसेंट के तीन टाइप्स होते हैं, बैच ग्रेडिएंट डिसेंट। दूसरा बैच ग्रेडिएंट डिसेंट के बाद में दूसरा है स्टोचैस्टिक डिसेंट, स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट। एंड तीसरा इसको बोलते हैं मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट, मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट, दैट इज मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट। बैच ग्रेडिएंट डिसेंट, स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट, मिनी बैच, ये तीन टाइप्स होते हैं आपके ग्रेडिएंट डिसेंट के। अब ये क्या होते हैं मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जो एग्जांपल हमने ग्रेडिएंट डिसेंट इंप्लीमेंट करने वाले एग्जांपल देखा, तो जो ग्रेडिएंट डिसेंट हमने इंप्लीमेंट किया आपको याद है, तो इसमें जो एक्स का शेप था वो क्या था, क्लासिफिकेशन वाला एग्जांपल। ग्रेडिएंट डिसेंट इंप्लीमेंट किया, न्यूरल नेटवर्क में पूछ रहे हो सर, या तो पहले वाला मशीन लर्निंग का? एन 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 ग्रेडिएंट डिसेंट इंप्लीमेंट किया है हमने इसके ऊपर। 784 नहीं 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 8/3 इनका कोड किया था ना हमने ग्रेडिएंट डिसेंट यूज करके वगैरह। तो वहां पे अगर आपको याद है तो कोड हमने ऐसे किया, w इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट 8,3, सॉरी 8,3 नहीं, दैट इज व्हाट 3 रैंड इंट में रैंड एन यूज किया था हमने वहां पे, रैंड एन एंड यहाँ पे हमने यूज किया था 3,1। उसके बाद में फॉर लूप में यूज किया था फॉर आई इन रेंज,
आई थिंक ऐसे 10 वगैरह कुछ तो यूज किया था। यहाँ पे हमने किया था yp इज इक्वल टू कुछ तो ऐसे किया था सिग्मोइड ऑफ उसके बाद में np डॉट डॉट ऑफ x कॉमा w, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या निकाला था dw निकाला हमने 2 इंटू yp माइनस y एक्चुअल इंटू x, या तो x ट्रांसपोज ऐसे कुछ तो लिया था, and w is equal to w minus dw. So this was implementation that time, इसको थोड़ा सा np डॉट डॉट से करना पड़ेगा, डायरेक्टली लिखा मैंने। मेरा आपको क्वेश्चन ये है कि ये जो वेट dw हमने निकाला तो बोलते हैं वेट अपडेशन, चेंज इन वेट। तो ये जो dw है ये निकालने के लिए हमने कितने इनपुट्स को कंसिडर किया। इनपुट मतलब इनपुट डेटा पॉइंट्स। ये जो dw निकला है कितने इनपुट डेटा पॉइंट्स के ऊपर निकला है? 8. दैट इज ऑन 8। व्हाई? बिकॉज इसमें जो yp है ना, ये yp हमने ये यूज किया, यानी इस yp को निकालने के लिए जो x यूज किया ना, यहाँ पे 8 की डेटा पॉइंट्स हमने यूज किए, पूरे 88 डेटा पॉइंट्स हमने यूज किए। तो ये जो yp निकला या तो dw निकला ना, ये पूरे सारे की सारे डेटा पॉइंट्स को कंसीडर करके हमने ये dw निकला, और उसके बाद में w इज बीन अपडेटेड। ऐसे हमने किया 10 टाइम्स, ऐसे हमने किया 10 टाइम्स। तो मुझे बताओ ये जो वेट अपडेट्स होंगे ये कितनी बार होंगे? 10 times. सो वेट अपडेट्स कितने टाइम्स हुए? 10 टाइम्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो हमने यूज किया तो इम्प्लीमेंट किया, दैट इज बैच ग्रेडिएंट डिसेंट। दैट इज बैच ग्रेडिएंट डिसेंट। बैच मतलब पूरा की पूरे इनपुट, पूरा की पूरा बैच यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे पूरा बैच, सारे इनपुट्स एट अ टाइम। अगर ये डिजिट वाला प्रॉब्लम होता, डिजिट क्लासिफिकेशन वाला, तो डिजिट में कितने डेटा पॉइंट्स है? डिजिट में क्लासिफिकेशन में नहीं नहीं, डेटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ इमेज 42,000। और वो सारे की 42,000 यहाँ पे हम यूज करें तो ये yp निकलेंगे 40, and उन सारे yps के ऊपर आपका dw यहाँ पे फाइंड आउट एंड आपका वेट अपडेट होने वाला है। वैसे देखो तो दिस इज नॉट द एफिशिएंट टेक्निक, लेकिन ये क्यों नहीं है एफिशिएंट, या तो क्या रीजन है ये बाद में देखेंगे। फिलहाल इसको समझ लो कि पूरा इनपुट, जितने भी पॉसिबल इनपुट्स है वो सारे एट ए टाइम हम जब यहाँ पे देते हैं वो बोलते हैं बैच ग्रेडेड डिसेंट। अब मैं आपको स्टोकेस्टिक बताता हूँ तो थोड़ा सा और क्लियर हो। स्टोकेस्टिक ग्रेडेड डिसेंट, स्टोकेस्टिक क्या बोलता है कि देखो ये जो x है ना, इस x में एक एक ही इनपुट ले टाइम। अभी x में कितने इनपुट्स, कितने डेटा पॉइंट्स है? 8 डेटा पॉइंट है। उसमें से पहला डेटा पॉइंट ले लो, एक ही डेटा पॉइंट ले लो, उस एक डेटा पॉइंट के हिसाब से yp निकालो। ऑब्वियसली पॉसिबल, अगर 8 डेटा पॉइंट होते तो yp इज गोइंग टू बी 8/1, अगर एक ही डेटा पॉइंट तो yp इज गोइंग टू बी 1/1। yp निकला, उस yp को यूज करके उस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट का वो एक्चुअली उसका डिफरेंस लेके एक साथ ट्रांसपोज, तो ये dw आपको मिला। सो ये dw मिला ना, वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट के ऊपर है, और उसके बाद में मैंने वेट को किया अपडेट, वेट को किया अपडेट। अब यहाँ पे सिर्फ ये जो 8 डेटा पॉइंट्स है उसमें से सिर्फ पहला दिया मैंने। अब ये बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है ये से फिर से वापस जाएंगे इस स्टेटमेंट को, यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड वाला रो या तो सेकंड वाला डेटा पॉइंट। सिर्फ सेकंड वाला डेटा पॉइंट यूज करके उसका yp निकालेंगे, dw निकालेंगे, वेट अपडेट करेंगे। उसके बाद में अगेन वी आर गोइंग टू गेट बैक टू ओवर हियर डेटा पॉइंट। तो कितने डेटा पॉइंट्स हमारे? 8 डेटा पॉइंट्स, तो इट गोइंग टू वर्क फॉर 8 टाइम्स। तो ये जो w है, ये जो w है एक इपॉक में कितने बार अपडेट होना है? दैट इज 8 टाइम्स 8 times. इनटू कितने इपॉक यूज कर रहे हैं?
10 मतलब 8 into 10 it is going to be 80 times. am I right? ये वेट, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये 80 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. am I right? यस सर. सेम टाइम्स ही होना चाहिए ना, क्योंकि तो एग्जीक्यूट होगा तो अंदर वापस वाला तो नहीं, अंदर वाला जो फॉर लूप है ना, 8 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद में आ रहा है. वहाँ पे भी फॉर लूप है. करना पड़ेगा. यहाँ पे ये जो कोड है बैच वाला है, इसलिए नहीं था फॉर लूप. आप ये जो कोड है अंदर वाला, ये अगर 8 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे फॉर ही यूज करेगा. इस केस में 80 आ जाएगा. 80 टाइम्स. पहले 10 टाइम्स होता था, अब 80 टाइम्स हो रहा है. अब इसके बाद में और एक टेक्निक है, दैट इज मिनी बैच. तीनों को मैं प्रॉपरली आपको एनालाइज करके दे दूंगा बाद में, डोंट वरी. ये जो तीसरा टेक्निक है ना बैच वाला, वो किससे काम करता है, लेट मी टेल यू. ये क्या बताया है कि जो बैच ग्रेडिएंट डिसेंट वो भी नहीं, जो स्टोकेस्टिक है वो भी नहीं, दोनों के बीच वाला रास्ता है. ये दोनों के बीच वाला रास्ता है. मतलब क्या कि अगर आपको ग्रेडिएंट डिसेंट करना है तो ये क्या करता है, हम ये जो x है, ये जो x है, उसको बैचेस में डिवाइड करेंगे. लेट्स से एक जो बैच है ना, एक बैच, ये 2 इनपुट्स का एक से, लेट्स से बैच है, दो इनपुट्स का, मतलब 2 रोज, 2 इनपुट्स या तो 2 डेटा पॉइंट्स. तो ये जो हमारे 8 डेटा पॉइंट्स थे ना, उसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया. तो ऐसे कितने बैचेस बनेंगे, यहाँ पे 2 डेटा पॉइंट्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, दैट इज गोइंग टू बी 4 बैचेस. यहाँ पे हम क्या देंगे, पहला बैच. सो दैट इज व्हाट बैच वाइज. पहले बैच में कितने, 2 डेटा पॉइंट्स है, तो 2 डेटा पॉइंट दे, उस हिसाब से वाईपी निकला, उसके हिसाब से डब्ल्यू निकला, उसके हिसाब से डब्ल्यू निकला. डब्ल्यू को करेंगे यहाँ पे अपडेट, डब्ल्यू को किया जाएगा यहाँ पे अपडेट, एंड यहाँ पे को अपडेट करने के बाद लेट्स गो द नेक्स्ट बैच. नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट 2 इनपुट्स. फिर से वाईपी निकला, डब्ल्यू निकला, डब्ल्यू निकला, फिर से लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट बैच. ऐसे कितनी बार होगा अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट, 4 टाइम्स. 4 टाइम्स. दैट इज 4 टाइम्स. तो अल्टीमेटली अगर मैंने यहाँ पे पूछा कि मिनी मिनी बैच, मिनी बैच मतलब जो इनपुट है ना, ये बैचेस में डिवाइडेड मिनी बैच. तो मुझे बता, डब्ल्यू जो है ना, ये कितनी बार अपडेट हुआ, 40. दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 4 बैचेस, 10 10 to 10 to 40 times. 40 times. That is going to get updated 40 times. That is going to get updated 40 times. अब मुझे बता, अगर मैंने ऐसे यूज किया, एग्जीक्यूशन किसका होगा, फास्ट होगा. बैच ग्रेडिएंट. Batch GD. बैच. उसके बाद में ये batch GD. मिनी बैच. एंड सबसे स्लोवेस्ट क्या रहेगा, स्टोकेस्टिक. अब यहाँ पे अगर मैंने बैच साइज हिसाब से लगाया, बैच साइज, तो मिनी बैच में हमने बैच साइज यूज किया था, आई थिंक 2 यूज किया ना, बैच 2, मतलब एक बैच में 2 इनपुट्स. स्टोकेस्टिक में अगर मैंने बैच बोला तो एक बैच में कितने इनपुट्स होते हैं, स्टोकेस्टिक कितने डेटा पॉइंट्स, स्टोकेस्टिक में एक ही होता है. एक ही होता एक ही है, सर, one. that is one. एंड बैच ग्रेडिएंट डिसेंट में साइज कितना होता है, मतलब इसके में 8. दैट मींस व्हाटएवर द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आर देयर, व्हाटएवर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आर देयर. तो ये हो गए बैच साइज, दैट इज व्हाट बैच साइज. अगर मैंने बैच साइज इज इक्वल टू 1 लिया तो इसका मतलब वो स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट हुआ. मैं बैच साइज अगर मैंने पूरा डेटा एज लिया तो इसका मतलब बैच ग्रेडिएंट डिसेंट. एंड अगर मैंने बिटवीन कुछ तो लिया तो इट इज गोइंग टू बी मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट. तो ठीक है सर, आपने इतना कुछ बताया, लेकिन इसका फायदा क्या है, मतलब व्हाई वी आर सेइंग दिस. तो बेसिकली होगा कैसे कि ये जो है ना,
टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ये 80 टाइम्स या 40 टाइम्स। तो इसका अगर हमने प्लॉट देखा, इफ वी जस्ट सी इट्स प्लॉट, अगर मैंने ट्रेन यूजिंग बैच ग्रेडियंट डिसेंट तो कितनी बार अपडेट होने वाला है? 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वट एवर इट इज, 10 टाइम्स अपडेट होंगे। अगर मैंने यूज किया स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, कितनी बार अपडेट होगा? वेट, यहाँ पे लॉस होता है एंड यहाँ पे इपॉक्स। तो यहाँ पे अगर मैंने बैच सेंट अगर यूज किया मैंने, तो एक इपॉक में ही ये 8 टाइम्स काम कर रहा है, एक इपॉक में 8 टाइम्स। मतलब जैसे यहाँ पे एक इपॉक होता है ना, वहाँ पे 8 टाइम्स अप्स एंड डाउन करता है उसके, यहाँ पे 8 टाइम्स अप्स एंड डाउन। तो ऐसे ये ऊपर नीचे में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज सिंगल इनपुट के ऊपर आप करते हो ना, तो आपको ये ऐसे वेरिएशंस आ जाते हैं, ऐसे वेरिएशंस आ जाते हैं आप, समथिंग लाइक दिस। ये जो रेड वाला है ना, ये स्टोकेस्टिक है, स्टोकेस्टिक। कितनी बार अपडेट हुए वेट? 80 टाइम्स। ऊपर वाला सिर्फ 10 टाइम, इसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे, तो इसलिए काफी स्मूथ होता है। एंड जो तीसरा है मिनी बैच, दैट इज मिनी बैच, तीसरा जो है ना मिनी बैच, तो ये मिनी बैच आपका 40 टाइम्स होने वाला है। सो इसका मतलब ये थोड़ा स्मूथ होता है, ये थोड़ा सा स्मूथ होता है, दोनों के बीच में एक्चुअली, दोनों के बीच में जनरली ऐसे रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तीनों में। ये सबसे खराब है और वाला सबसे हमेशा खराब रहता है, स्टोकेस्टिक एंड मिनी बैच। अब बेसिस पे आपने निकाले, इसके रिगार्डिंग आप रिसर्च पेपर्स सकते हो, इट इज बीन प्रूवन बाय रिसर्च। जनरली मिनी बैच सबसे बेस्ट काम करता है, मिनी बैच, मिनी बैच सबसे बेस्ट काम करता है, इसलिए हमने ट्रेनिंग में भी मिनी यूज किया था, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। एंड ये है लॉस, तो मिनी बैच में काफी बढ़िया से आपका लॉस डिक्रीज मिल जाता है देन स्टोकेस्टिक एंड यस बैच ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये बाय रिसर्च प्रूवन है, आपको इस रिसर्च में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इन जनरल भी समझ सकते हो, इन जनरल भी समझ सकते हो कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म करने वाला है। मैं क्या करता हूँ, ये जो टाइम वगैरह दिया ना मैंने, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, बाय प्रूफ दिखाता हूँ कि कितना टाइम लेता है बैच ग्रेडियंट्स तो मिनी बैच। तो लेट मी गो टू सर जुपिटर। हाँ सर यस, ये जो मिनी बैच ग्रेडिंग डिसीजन में हमने 4 बैच लिया था, हाँ वो एक्स को डिवाइड करना चाहिए, इस डेटा को 8 को डिवाइड करना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं वैसे डिवाइड किया तभी भी चलता है, कोई इशू नहीं, क्योंकि लास्ट वाला बैच होता है ना, वो रिमेनिंग इनपुट्स का बैच होता है, लास्ट वाला बैच, तो इसको कोई इशू नहीं होता, तो प्रॉपर्ली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इन बिटवीन कुछ भी दे सकते यस सर हमने जब 32 दिया था तो हमारे केस में वो डिवाइड हो गया था। हाँ यस यस। मॉडल में बनाता हूँ, समरी ले लो, ये अब हमने ये इम्प्लीमेंट किया था, ये जो नंबर है ना, ये नंबर 1313, ये कहाँ आया था? हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस थे 42,000, मतलब 42,000 नंबर ऑफ इमेजेस और इनपुट्स, बैच हमने रखा 32, तो ये नंबर है 1330, दिस इज नंबर ऑफ बैचेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हर एक बैच के बाद में आपका वेट अपडेट होता था, हर एक बैच के बाद वेट अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग लॉस एंड एक्यूरेसी अपडेट होता था। तो ये 1313 नंबर वही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये साइज है इसको मैं रखता हूँ, पहले मुझे बैच ग्रेडियंट डिसेंट चाहिए, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, बैच जीडी। इसके लिए हम देखते हैं कि व्हाट इज टाइम मींस, टाइम देखते हैं कहाँ आया है ये। तो बैच, पहली बात तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट के लिए व्हाट शुड आई कीप, बैच साइज 42,000
yes other 42,000. that 42,000 ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट है तो मैं हटा देता हूँ बाकी की चीजें लेट मी जस्ट हैव दिस वन इसको मैं बोल बैच जीडी ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा टाइम भी कैलकुलेट करता हूँ सो इंपोर्ट टाइम मतलब कितना एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लगा तो टाइम टाइम को इंपोर्ट में ऊपर ही कर देता हूँ टाइम मैं अगर टाइम कैलकुलेट करता हूँ इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सो init time is equal to time dot time dot time टाइम तो ये सेकंड्स में टाइम देता है डे का पूरे डे में कितने कौन से नंबर का सेकंड चल रहा है वो एंड उसके बाद में एंड टाइम भी देखता हूँ मैं तो दैट इज आल्सो टाइम डॉट टाइम मैं अभी दिखाता हूँ डिफरेंस प्रिंट प्रिंट time required to execute in seconds is equal to end minus initial time init time थोड़ा सा ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके लेता हूँ इंटीजर ठीक है ये जो टाइम डॉट टाइम है ना ये करंट टाइम है मतलब नंबर ऑफ सेकेंड्स का काउंट होता है आज दिन भर में लेट्स से आज दिन भर में 16,000 सेकेंड्स अभी तक हुए के बाद से तो ये 16,000 एंड अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट होने के लिए 10 सेकंड्स लगते हैं तो ये 16,010 तो ये सेकंड्स का काउंट है बेसिकली ठीक है तो देखते हैं अभी इसको टाइम इन सेकंड कितना लगता है इपॉक्स 10 रखता हूँ अदरवाइज ये पागल कर देगा हमें इपॉक्स तो ये स्टार्ट हो रहा है यस टाइम इन सेकंड्स कितना बोल रहा है 6 सेकंड्स कितने सेकंड्स 6 सेकंड्स लेट डाउन हियर इन 6 सेकंड्स हैज एग्जीक्यूटेड एंड जो एक्यूरेसी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी कितना एक्यूरेसी मिला यहाँ पे यस 47%. 47% या तो 48% यूजिंग बैच ग्रेडियंट डिसेंट सिमिलरली मैं करता हूँ इसको और मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट लास्ट में स्टोकेस्टिक का बताता हूँ बिकॉज स्टोकेस्टिक काफी ज्यादा लगने वाला है तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट नंबर सेम बैच साइज कितना रखूँ जनरली ये जो बैच साइज है ना दैट मस्ट बी पावर ऑफ 2 जैसे मैंने 2 यूज किया था 64 है तो 128 जनरली इसके बीच में होता है रीजन ये होता है कि पावर ऑफ 2 में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इजी पड़ जाता है कंप्यूटर को तो जो बैचेस होता है ना ये बैचेस 2 के पावर में तो के लिए बेटर होता है कंप्यूटर को तो इट मस्ट बी लाइक 32 और 64 और 128 तो शुड आई गिव इट इज 32 32 पर देखा है 64 रखो यस 64 रखा हूं मैं लेट मी गिव इट एज 64 अब देखते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है तो भी देखो लॉस देखो कितना कम है देखो टाइम इन सेकंड्स कितना लगा टाइम मिनी बैच 11 seconds. 11 सेकंड्स एंड एक्यूरेसी कितना मिला 95. लॉस भी देखो काफी कम है ऊपर लॉस काफी मतलब अलग ही था काफी ज्यादा था लॉस ये मैं इसलिए बिकॉज ये डायग्राम आप इसका प्रूफ है ये प्रैक्टिकल प्रूफ है इस डायग्राम का ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम का ये प्रूफ है तो काफी ज्यादा लॉस रहता है बैच ग्रेडियंट में मिनी बैच में कब सबसे कम अब स्टोक देखते हैं स्टोकेस्टिक का तो स्टोकेस्टिक के लिए लेट मी अगेन
दिस. आप बताओ स्टोकेस्टिक में व्हाट शुड आई राइट? स्टोकेस्टिक. What should I change here? Batch size. Narrow size. One. That must be one. एक ही ले लो, उसके ऊपर बैच मतलब उसको इनपुट देने के बाद वेट अपडेट होगा. तो यहाँ पे एक इनपुट देंगे, वेट अपडेट, एक ही इनपुट, वेट अपडेट. एंड नाउ let me do train it. आप यहाँ पे देख लो, दिस इज एस्टिमेटेड टाइम लगभग 50 सेकेंड्स है, मतलब 10 epoch 100 सेकेंड्स. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 सेकेंड्स लेने वाला ये ट्रेनिंग के लिए एक्यूरेसी को. अभी अभी एक epoch भी नहीं हुआ है गाइस. ठीक है, पहला epoch हुआ, एक्यूरेसी गोइंग टू 93% पहले epoch के बाद. दो तो तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या दिक्कत आने वाले है. आपको अभी तक तो ठीक लग रहा होगा फर्स्ट epoch के बाद में, सेकंड epoch के बाद में आपको ऐसा पता चलेगा क्या हो रहा है. वैनिश रेडियंट डिसेंट हो. वैनिशिंग क्यों लग रहा है आपको ऐसे? क्योंकि टाइम ले रहा है. ओके, नहीं पर वैनिशिंग में कैसे होता है ना, इट इज ऑलमोस्ट लाइक वी कांट वेट. हम वेट कर सकते हैं, लगभग ये जा रहा है ऐसे आगे. Loss increasing. Yes, correct. I was waiting for this observation. epoch होने दो. ये ऑब्जर्व करो गाइस, लॉस डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? Increase. तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, आगे कि ये फिर से सकता है. डिक्रीज इंक्रीज ऐसे, मतलब इट इज वेरी वोलाटाइल. जो काम करता है ना स्टोकेस्टिक, ये काफी वोलाटाइल वे में काम करता है. जैसे अभी बिटकॉइन अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बिटकॉइन इसलिए एग्जांपल लिया बिकॉज अभी चल रहा है बिटकॉइन के बारे में काफी सारी चीजें मार्केट में. ये बिटकॉइन जैसा है, काफी वोलाटाइल है, वेरी वोलाटाइल, नीचे ऊपर नीचे रहता है. तो यहाँ पे फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि ऊपर ही जा रहा है. ठीक है, मतलब नीचे आ सकता है, इट माइट हैपन. तो ये है आपका स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट. थर्ड इपॉक के बाद ये इंक्रीज ही हो रहा है, लॉस तो इंक्रीज ही हो रहा है, एंड जो एक्यूरेसी थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है. अभी देखो यहाँ पे 32 था, 42 हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर से डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ. तो इसका मतलब ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से नीचे, ऐसे आ रहा है. ओके, तो दिस इज अबाउट 3 टाइम डिसेंट. ओके, तो अभी देखो 50 इपॉक चल, सो बेवजह यहाँ पे वेट करने की भी जरूरत नहीं है. तो लेट्स गेट बैक टू द कंक्लूजन. तो कंक्लूजन हमारा क्या है, कौन सा बेस्ट रहेगा अप्रोच और ग्रेडिएंट डिसेंट? A batch GD.
दैट इज मिनी बैच। इसलिए जनरली ये जो बैच है ना, ये आपको समझ के देना पड़ेगा। जनरली इट इज 32 और 64 and 28 पावर ऑफ 4। ऐसे ही होते हैं बैच साइजेस, ज्यादा भी मत लेना कम भी मत लेना। आपको आई होप अंडरस्टूड कि ये क्या आता है, ठीक है। तो दिस द बैच ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो आई थिंक ये भी मैंने आपको आंसर किया कि आप बैच से हमने क्या दिया था। तो अगर आप कोडिंग में जाओगे, या इफ यू गो टू द कोडिंग हियर, यहाँ पे ऐसी कोई है कि जो आपको पता नहीं है। इफ यू गो टू द कोडिंग, ऐसी कोई चीज है कि ये आपको पता नहीं है। सॉरी, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन था, इम्प्लीमेंटेशन में ही था। मैट्रिक्स मेट्रिक तो एक्यूरेसी, आपके इवैल्यूएशन मेट्रिक याद नहीं है? एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, ये एक्यूरेसी है जो आपको दिखाना है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे क्या दिखाना है। ये जो दिख रहा है ना एक्यूरेसी, अगर मैंने वहाँ पे नहीं होता ना एक्यूरेसी, तो ये नहीं दिखता। ये सिर्फ दिखाने का मामला है, ये वाला। हेलो, तो ये दिखाने के लिए मैंने सेट किया था। अगर आपको और कुछ इवैल्यूएशन मेट्रिक यहाँ पे शो अप करना है, बाय डिफॉल्ट तो दिखता ही है, और कुछ प्रिसीजन है, रिकॉल है, तो आप वैसे अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये दिखने का मामला है, नॉट पार्ट ऑफ एल्गोरिथम। ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ. मैट्रिक्स में ही पास करना होता यस, है अपना लिस्ट में। हाँ लिस्ट में अगर आपको एक्यूरेसी भी देखना है, प्रिसीजन, एक मिनट एक काम करते नहीं, लेकिन ये कम हुआ क्या एवोकेशन अभी तो नहीं हुआ। यहाँ पे कॉमा अगर आपको एक्यूरेसी भी देखना है, वन स्कोर भी देखना है, तो यहाँ पे कॉमा देख के आप मल्टीपल देख सकते हो मैट्रिक्स। सिर्फ देखने का काम है, उसका कोई ऐसा मतलब इट इज नॉट पार्ट ऑफ लाइक ट्रेनिंग। लेकिन एक चीज है जो आपको यहाँ पे नहीं, दो चीजें जो आपको यहाँ पे नहीं होंगे। एक जो चीज है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स या तो रिसर्च लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जैसे लॉस मेट्रिक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है दैट इज ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर मतलब इट इज जस्ट लाइक वेरिएंट ऑफ बैक प्रोपगेशन, वेरिएंट ऑफ ग्रेडिएंट डिसेंट और लर्निंग एल्गोरिथम। तो ये जो ऑप्टिमाइजर है दैट इज क्वाइट मैथमेटिकल टॉपिक। जनरली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता, इंटरव्यू में कोई भी ऑप्टिमाइजर के बारे में आपको पूछता नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पता होना, ये इट इज क्वाइट मैथमेटिकल, अगर आपको अगर प्रैक्टिस में इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, डोंट गो विद दिस टॉपिक ऑप्टिमाइजर। एक जान लो, अगर आपको ऑप्टिमाइजर यूज करने की जरूरत पड़ी तो बाय डिफॉल्ट इट इज एडम नाम का ऑप्टिमाइजर, इट इज बेस्ट वन। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल नहीं है एंड अगर आप ये टॉपिक सीखने के लिए जाओगे, इवन माय वीडियो और यूट्यूब पे या तो कोई रिसर्च, तो काफी टफ जाएगा मैथमेटिकली। तो कोई जरूरत नहीं जाने की, बिकॉज एप्लीकेशन डेवलप हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई चीज है। ऑप्टिमाइजर मतलब क्या कि ये जो ग्रेडिएंट डिसेंट, जैसे अभी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट है, तो इसके वेरिएंट होता है ये ऑप्टिमाइजर, वो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। तो कोई इंटरव्यू आपको ये नहीं पूछने वाला, ठीक है। अगर आपको ये सीखना है तो आई कैन प्रोवाइड यू माय ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो, कि जो मैं पहले इनिशियल बैचेस में इसको लेता था, मुझे पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दिस, और ये काफी मैथमेटिकल है, तो कंपनी वाले लोग इसमें जाते नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव मैंने बैच से, ऑब्वियसली एक दो दिन जाने में, मतलब लगभग एक दो दिन लगेंगे ऑप्टिमाइजर एंड कर्नल इनिशियलाइजर, 2 दिन लगेंगे। सो बेवजह वाई टू वेस्ट टाइम, कर्नल इनिशियलाइजर नाम का कंसेप्ट होता है। इसलिए मैं इस आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको है इंटरेस्ट रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी में, तो यू कैन गो एंड वॉच माय वीडियो एज वेल एंड लाइक यू कैन गो फॉर इट्स रिसर्च पेपर्स एज वेल। इसके रिसर्च पेपर भी डायरेक्टली जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कभी जरूरत है ऑप्टिमाइजर में, यहाँ पे मेंशन नहीं किया बिकॉज इट इज बाय डिफॉल्ट आरएमएस प्रॉप, आरएमएस प्रॉप नाम का ऑप्टिमाइजर होता है, बाय डिफॉल्ट यूज होता है, तो हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। लेकिन आपको अगर किसी ने पूछा कि क्या यूज करना चाहे, तो आपको मेंशन करना चाहिए एडम, ठीक है। मतलब होता है एडाप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन, ठीक है। सो
आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट मैथमेटिक्स, कोई जरूरत नहीं है, कोई अगर आपको चाहिए आप रिसर्च इंटरेस्टेड हो तो जाके देख लो, अदरवाइज जस्ट लीव इट एज इट इज, बिकॉज हमें ये भी पता होना चाहिए क्या हमें करना है क्या नहीं करना है इम्प्लीमेंटेशन में, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। एंड दूसरा है कर्नल इनिशियलाइजर। अब कर्नल इनिशियलाइजर मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। डू यू रिमेम्बर जो हमने 8 बाई वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें हमने w ऐसे इनिशियलाइज किया था, w इज क्या किया था हमने, np डॉट रैंडम डॉट कौन सा फंक्शन यूज किया था, रैंड n यूज किया था 3/1 वाला। तो ये जो है ना इसको बोलते हैं कर्नल इनिशियलाइजर। कर्नल मतलब वेट, यहाँ पे कर्नल इनिशियलाइजर वेट, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं दिखा तो ट्रेनिंग खत्म हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन होता है। तो ये कंपाइल में आपके पास ऑप्टिमाइजर एक ऑप्शन होता है, ये देखो ऑप्टिमाइजर, ये देखो ऑप्टिमाइजर बाय डिफॉल्ट कौन सा, आरएमएस प्रॉप। तो अगर आपको यूज करना है इससे भी बढ़िया तो ये डायरेक्टली यूज करो एडम। इसका और हमारे एप्लीकेशन का ये रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, मल्टी क्लास है, इसका कोई लेन देन नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हो आप एडम, दैट इज बेस्ट, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो ये ऑप्टिमाइजर होता है, मतलब अल्गोरिदम अल्गोरिदम। तो ये कंपाइल में सेट होता है, पूरे नेटवर्क एक ही होता है। एंड दूसरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ कर्नल इनिशियलाइज, वो लेयर वाइज चेंज होता है, या तो चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया शायद, कर्नल इनिशियलाइजर हाँ यस, ये देखो कर्नल इनिशियलाइजर, कर्नल इनिशियलाइजर, कर्नल बाय इनिशियलाइजर। तो ये देखो इनिशियलाइजर कर्नल वेट्स मैट्रिक्स। तो ये कहाँ पे इनिशियलाइज करना है, तो ये जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज को, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज को हम वेट्स असाइन कर रहे हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज आपको चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज, डू यू रिमेम्बर द क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज के लिए डॉट रैंडम डॉट, डू यू रिमेम्बर, दैट इज रैंड, ओनली रैंड 3,1, तो इसको बोलते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज। तो आपको वेट को किसको इनिशियलाइज करना है, ये कर्नल इनिशियलाइजर, फर्क नहीं पड़ता गाइस, एज एप्लीकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जैक्टली कौन सा करें। मोस्टली वी यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू बिकॉज दैट आर क्वाइट क्लोजर टू जीरो, लर्निंग फास्ट होता है क्लोजर टू जीरो वैल्यू से, अदरवाइज इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट एट द एप्लीकेशन लेवल। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज यू शुड, इसके ऐसा भी कुछ है, बाकी के काफी सारे वेज है, लेकिन ये आर द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड व्हाइल ट्रेनिंग द मॉडल। आई थिंक ये ट्रेन हो चुका है, लेट मी गो टू स्टोकेस्टिक। कहाँ पे स्टोकेस्टिक, हाँ सेकेंड्स देखो 462 सेकेंड्स, तो स्टोकेस्टिक के लिए 462 सेकेंड्स एंड द एक्यूरेसी इज गोइंग टू बी 92, एक्यूरेसी इज 92%। आई थिंक जो लॉस है ना ये उल्टा ही चला जाता है, इंक्रीज हो रहा है लॉस, ये जो लॉस है ना ये इंक्रीज हो रहा है, स्टोकेस्टिक में ये प्रॉब्लम आता है, मतलब ये ट्रेनिंग ऐसे हो रहा है, लॉस का ट्रेनिंग ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ये लॉस, बाकी ये कैसे ना लॉस डिक्रीज हुआ है, बाकी कैसे लॉस डिक्रीज में इंक्रीज हुआ, इट माइट हैपन, बट ऑब्वियसली ये मैंने इसलिए आपको बताया बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू नो। So mini batch is the best one. Time medium time, but accuracy is going to be the best one. Accuracy is going to be the best one. ठीक है, तो this is about batch gradient descent, mini batch gradient descent, stochastic gradient descent. ठीक है, so guys, hope you understood this one. अगर इसमें कुछ please ask. सर वो जो हमने क्लासिफिकेशन दिया था उसमें सॉफ्ट मैक्स दिया था और अपने बाइनरी में भी वही यूज किया था, बोला था सॉफ्ट मैक्स बोला। बाइनरी में ये वाला एग्जांपल तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। नहीं सर, वही
दिखाता है। ओके ओके, मैंने वहाँ पे दो लिखे थे ना, दो ऑप्शन वाला बोल रहे हैं क्या आप? ये वाले दो ऑप्शंस बोल रहे हैं कि दो ऑप्शंस? हाँ ये सर। दो ऑप्शन, क्योंकि दोनों भी ऑप्शन से हम जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हो आउटपुट में, अगर आप टाइटैनिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप में एक ही न्यूरॉन यूज करना चाहते हैं तो सिग्मॉइड एक्टिवेशन यूज करो, एंड जो लॉस फंक्शन है ये बाइनरी क्रॉस एंथैल्पी करो, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। दूसरा वे कि मेरे पास दो क्लासेस है, तो दो क्लासेस का अलग अलग दो न्यूरॉन यूज करो, सिर्फ आपको एक्टिवेशन यूज करना पड़ेगा। तो इसको दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, मैं भी कर सकते हैं, सिग्मॉइड से भी कर सकते हैं। सिर्फ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने यूज करने हैं, फंक्शन कौन सा यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों वे से करने वाले। एक्यूरेसी में कुछ फर्क पड़ता है क्या सर इससे? नहीं, एक चेंज होता है, एक एक्यूरेसी में फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है कि अगर आप सिग्मॉइड यूज कर रहे हैं ना, तो आपको थोड़े से इपॉक ज्यादा यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा स्लो होता है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं वैसे तो। तो एक ध्यान में रखा सॉफ्ट मैक्स तो बढ़िया हाँ सॉफ्ट मैक्स, हाँ कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली सॉफ्ट मैक्स यूज करो, मतलब अगर कोई भी क्लासिफिकेशन हो तो सॉफ्ट मैक्स यूज करो, ये दिक्कत नहीं। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ऐसे भी होता है। सर यहाँ पे इपॉक्स मतलब फॉर लूप का जो हम पेज दे रहे थे, जो वो फॉर बना पूरा डेटा कितनी बार फीड करना है, पूरा डेटा, दैट इज व्हाट इपॉक इज। नंबर ऑफ इटरेशन। हाँ नंबर ऑफ इटरेशन मतलब पूरा डेटा कितनी बार फीड करना है, एंड अंदर वाले नंबर्स मतलब जो जो पूरा डेटा है उसको बैचेस में डिवाइड, कितने बैचेस है, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ बैचेस। ओके सर आपण मिनी बॅच ग्रेडियंट डिसेंट मध्ये बॅच साइज जी आहे ती 64 दिली आणि T264 128 यूज करू शकतो, बट कुठली यूज करायची यामध्ये काही स्पेसिफिक लॉजिक? तसं म्हणजे काय आहे की बेसिकली वी कांट कैलकुलेट वन, बट ऐसा है कि अगर आपके पास छोटा सा डेटा है, स्मॉल डेटा जैसे टाइटैनिक है, तो उस केस में यूज लाइक स्मॉल बैच साइज 32 से काम चलेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा डेटा है जैसे 10,000 20,000, तो उस केस में 64 का बैच साइज फाइन। और आपके पास लैक्स में डेटा है, आपको 128 या तो 256 का बैच साइज यूज किया तो टोटली फाइन, इसके बाहर मत जाना। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं एग्जैक्टली, इसके पीछे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं। म्हणजे सर 32 घेतलं किंवा 64 घेतलं त्याकडे तर काही हे नाही होत ना, फरक नाही पडत नहीं ना नहीं काही? फरक पडत नाही जास्त, म्हणजे ऑब्वियसली थोडंसं ट्रेनिंग मध्ये वर खाली होईल, पण नॉट गोइंग टू मेक लाइक मेजर इफेक्ट। आणि सर इपॉक्सच्या साईजवर आपण कधी कधी 10 पण घेतलंय, कधी कधी 20 घेतोय, असं काही आहे का, म्हणजे 10च घ्यायचा की 20च घ्यायचा? नाही नाही इपॉक मध्ये तुम्हाला ते फाइंड आउट करावं लागणार प्रॉपरली। समजा लेट्स से इपॉक्स घेतले 5 इपॉक्स, 5 घेतल्यानंतर इफ आई जस्ट ट्रैवर्स लॉस, तो मुझे ऐसे याद आ रहा है कि पहले इपॉक के में लॉस था 1000, बाद में हुआ 800, बाद में हुआ 750, सॉरी 650, बाद में हुआ 550, एंड बाद के इप में हुआ लेट्स से 400। ये 5 बाद वाला लॉस है। क्या लगता है आपको और भी इपॉक्स अगर मैंने यूज किए और लॉस कम हो सकता है क्या? हो शकते। सो लेट्स यूज 10 इपॉक्स यूज करने के बाद लेट्स से ये हुआ कि ये 400 300 बना, 300 250 बना, 250 से 220 बना, 220 से 210 बना, 210 से लेट्स से वी कैन से 29 बना। कितने हुए इपॉक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 29 10 इपॉक्सी बाद में आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये ऑलमोस्ट सेम है, लॉस डिक्रीज नहीं हो रहा है। लॉस डिक्रीज नहीं हो रहा है मतलब अगर मैंने इसका प्लॉट निकाला तो प्लॉट ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे। तो ये 200 है, ये 200 मतलब वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस पे 209 है, वाई एक्सिस पे 210 है, ये वाई एक्सिस पे 220 है। इसका मतलब अगर लॉस डिक्रीज नहीं हो रहा है अभी, इसका मतलब वी आर रीचिंग टू कन्वर्जेंस पॉइंट। तो अगर ऐसे लेटेस्ट जो लास्ट लॉस है फिर क्लोज है या तो ऑलमोस्ट सेम है, तो देन कैन से दैट यस वी हैव टू स्टॉप द इपॉक्स। तो ये इपॉक्स हमें चाहिए लेट्स से 10 इन दिस केस।
यानी आपको रन पे अगर मैनेज करना है, मतलब रन टाइम पे हम मैनेज मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे बॉक्स, लेकिन वहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक कॉलबैक्स नाम का कॉलबैक्स एंड अर्ली स्टॉपिंग नाम का अर्ली स्टॉपिंग। तो यूजिंग कॉलबैक्स एंड अर्ली स्टॉपिंग, ये दो ऑब्जेक्ट्स यूज करके हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि हाँ अभी लॉस क्या है ना, ये कांस्टेंट रह रहा है, अभी डिक्रीज नहीं हो रहा, तो ये खुद से स्टॉप कर देंगे ट्रेनिंग, दे विल स्टॉप ट्रेनिंग, दे विल स्टॉप ट्रेनिंग। तो अगर मैंने 2 इपॉक्स भी दिए हैं और उसको 10 इपॉक्स के बाद में लग रहा है कि वी हैव रीच टू कन्वर्जेंस पॉइंट, तो इससे स्टॉप कर देंगे। अगर आपको यूज करना है तो कॉल बैक्स एंड अर्ली स्टॉपिंग आप यूज कर सकते हो, जस्ट यू राइट दैट डाउन एज अ कीवर्ड इन योर नोटबुक अगर आपको यूज करने हैं तो, कॉल बैक्स एंड अर्ली स्टॉपिंग। तो ये ऐसे भी एक टाइप होता है, ये आपको प्रॉपर क्या करेगा, जहाँ पे ऐसा उसको लगे कि ठीक है अभी इपॉक्स देने का कोई फायदा ही नहीं है, वहां पे ये खुद से रोक देगा ट्रेनिंग को। ये भी टेक्निक है। लिखेंगे कहाँ पे सर? नहीं, कोडिंग यहाँ पे लिखना है, या आप ये आर्टिकल पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। दो ऑब्जेक्ट्स यूज करने ट्रेनिंग के टाइम पे यूज करने, डॉट फिट के पहले। ये जो डॉट फिट है ना, उसमें कॉलबैक्स में ये ऑब्जेक्ट देना पड़ता है एज अ पैरामीटर स्टॉपिंग। आपको रेडीमेड कोड मिल जाएगा उसका, मतलब एक ही लाइन कोड होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सर मला विचारायचं होतं, मी तुम्हाला कॉल पण केलेला दिवस आणि मेसेज पण केला टेन्सर फ्लोचं. सर माझ्या इथे फ्रंट मध्ये करते डाउनलोड होतं तिथं मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर येतोय प्रत्येक वेळेस. आम्ही इवन टीम मध्ये पण डिस्कशन केलं सर. टीम वाल्यांना नाही होत आहे रिझॉल्व तो? नाही. ओके, म्हणजे तू काय नवीन एन्व्हायरमेंट तयार केलं, न्यू एन्व्हायरमेंट? ऍक्च्युली काय होतं, प्रोसेस सगळी कंप्लीट होते तिच्या लॅपटॉपला, हा. बट जेव्हा आपण मध्ये चेक करतो ना, तिथे तिथे दिसत नाही. बाकी सगळ्यांचं झालंय, दीपश्रीला तिच्या लॅपटॉप मध्ये होतंय. एक मिनिट, ते सगळं इन्स्टॉलेशन वगैरे सगळं सक्सेसफुल झालंय, फक्त ज्युपिटर मध्ये दिसत हो नाहीये. हो हो, रन नाही होते तिथेच. एक काम कर, तुझी स्क्रीन शेअर कर. समजलं, मी लगेच जॉईन करते. तुम्ही आयपाय करणं वगैरे इन्स्टॉल केलं का? सर तो पण होत नाही, सेम तुम्ही प्रोसेस सांगितली ना तसं केलं मी, तरी पण तो तिकडे दाखवत नाही ज्युपिटर मध्ये. ओके. सर हॅलो येस येस. सर मला पण ना हा सेम प्रॉब्लेम येतो सर. माझं म्हणजे तिकडे डाउनलोड सक्सेसफुली होते सर्व, पण ज्या वेळेस ज्युपिटरला ते एनवायरमेंटच दाखवत नाहीये सर. ओके ठीक, सेमच प्रॉब्लम. हाँ ठीक है, बाकी के लोग अगर आपको नहीं है डाउट तो यू कैन लीव फॉर डे, कोई इशू नहीं, बिकॉज इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। नो मॉड्यूल नेम्ड टेलर फ्लो, एक काम कर दीपक, गो टू जुपिटर, कर्नल मध्ये जा. ज्युपिटरच्या कर्नल मध्ये. ओके. कर्नल मध्ये चेंज, कर्नल हा इथं एकच दिसतोय. ठीक आहे, आता एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन कर. ओके सर, केलं सर. ओके, आता इथं कर कोंडा वी लिस्ट, कोंडा स्पेस ENV स्पेस लिस्ट. कुठलं एन्व्हायरमेंट तू केलंय, माय TF एन्व्हायरमेंट 15 का? हा हा, जे तुम्ही सेम प्रोसेस सांगितली तशी केली सर डायरेक्टली, पण नाही होते. म्हणजे तो झालेला आहे. ठीक आहे, एक हो काम कर, आता इथं ऍक्टिवेट माय TF एन्व्हायरमेंट 15. हा सर केलं. ठीक आहे, आता इथं पायथन
इथली import TensorFlow इम्पोर्ट TensorFlow ओके एंटर कर. सर झालं काय करत नाही ते पण एरर दिला त्याने. कुड नॉट लोड हो डीएल एरर येते सर सर ते जीपीयू सेटअप ते कंपल्सरी आहे ना ग्राफिक कार्ड. नाही 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 आपण जीपीयू बेस्ड टेन्सरफ्लो इन्स्टॉलच करत नाही. पीपी इन्स्टॉल टेन्सरफ्लो म्हणला. एक काम बरं इथं टेन्सरफ्लो डॉट फ्लो एंटर फक्त डॉट नको टेन्सरफ्लो डॉट डॉट काढ कर फक्त. ठीक आहे टेन्सरफ्लो डॉट टेन्सरफ्लो अंडरस्कोर वर्जन कंटिन्यू लिहू ना सर का स्पेस नाही नाही कंटिन्यू वर्जन अंडरस्कोर एंटर कर. 2.9 आहे टेन्सरफ्लो काय इश्यू नाही. ते काय व्हायला पाहिजे. आता एक काम कर इथं टाक एक्झिट आणि ब्रॅकेट. काय सर एक्झिट का एक्झिट ओके एक्झिट आणि एक्झिस्ट नाही एक्झिट एस नाही पाहिजे त्यात. हा एक्झिट सर EXIT एक्झिट हां सॉरी सर ब्रॅकेट राऊंड ब्रॅकेट ना हा एंटर. ठीक आहे आता काय कर याच्यामध्ये डिॲक्टिवेट एंटर झालं का. ठीक आहे आता इथं टाक कोंडा इन्स्टॉल NB कोंडा NB अंडरस्कोर कोंडा कर्नल्स असं काय ना हो हो अंडरस्कोर असेल मध्ये अजून एक अंडरस्कोर नंतर अंडरस्कोर आणि कर्नल्स एंटर. सर आपले नेक्स्ट बॅच कधी स्टार्ट होणार आहे. मैत्रिणीचा भाऊ आहे ना त्याला जॉईन करायचं 15 जून. ओके तुम्हाला आय थिंक कॉल केला आय थिंक रिसिव्ह नाही केलाय वाटतं नाही अननोन असेल तर नसेल केला म्हणजे नसेल म्हणजे कॉल बॅक नसेल केला. Recording stopped. इन्स्टॉल NB कोंडा कर्नल्स बरोबर आहे. ऍज ऍडमिन प्रिव्हिलेजेस दिले होते का आपण याला. ओपन ऍज ऍडमिनिस्ट्रेटर केलं होतं का याला नाही वाटतं सर. अरे ठीक आहे बोला तो शेवटी ते
ऑलरेडी सॅटिस्फाईड. ओके, काय इश्यू नाही. आता कर परत कोंडा ऍक्टिवेट. जो काय माय कुठला होता तो आय पायन करणं का? TF एन्व्हायरमेंट नाही. तो कर सर. हो. करू सर एंटर. इथं कोंडा इन्स्टॉल आयपाय कर्नल. तोपर्यंत हे बाहेरचं ज्युपिटर क्लोज कर. येस म्हण इथे. येस. ओके, येस म्हण म्हणजे तोपर्यंत इन्स्टॉल करेल. बाहेरचं ज्युपिटर क्लोज कर. झालं ते. फक्त आता हे ऍडमिन प्रिव्हिलेजेस नाहीयेत तर नंतर तो होतोय का नाही काय माहित. व्हेरीफाय ट्रान्झॅक्शन पण होतं. एक्झिक्युटिव्ह ट्रान्झॅक्शनला एरर देतो जर इश्यू असेल त्याला. ग्रेट झालं, काहीच इश्यू नाही. ठीक आहे, आता काय कर, डिॲक्टिवेट कर. डिॲक्टिवेट. एंटर. ठीक आहे. ज्युपिटर कुठं येतो लिहून तू लॉन्च करते का डायरेक्ट लॉन्च सर्च करून लॉन्च डायरेक्ट? हा कर बरं ज्युपिटर लॉन्च. तसं इकडचं चालू आहे का ते? बंद बरं इकडं. कोणतं सर? इकडं खाली चालू आहे ते एनाकॉर्डच्या शेजारी. नाही हे ना. नाही, त्याच्या शेजारी लेफ्ट. हा ते. हा आता चालू. इथं तर नाही दिसत आहे. नाही सर, एकच दिसतोय तरी पण असं. ठीक आहे, एक काम कर. आता हे जे आपली ओपन होतं ना इन्स्टॉलेशन वगैरे आपण केलं, हा याच्यामध्ये तिथून ओपन ते ओपन कर आणि तिथून टाक ज्युपिटर नोटबुक. याच्यात होईल. किती कर्नल्स फाउंड म्हणते? 3 ना. ठीक आहे. याच्यातून बघ बरं आता.
न्यू कसं न्यू किंवा हा झाले आले का हा हो हो environment. ते झालं काय की तू पहिल्यांदा ॲनाकोंडा प्रॉम्प्ट चालू कर आणि त्याच्यात नोटबुक आता जसं लॉन्च केलं तसं कर. तुझ्याकडे एकापेक्षा जास्त नोटबुक इन्स्टॉल्ड आहेत. ओके ओके आणि हे जे ज्युपिटर आहे असंच लॉन्च म्हणजे करायला आता दरवेळेस कसं करायचं म्हणूनच करायचं कसं ॲनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करायचं आणि त्यामध्ये टाकायचं ज्युपिटर. ओके मग होऊन जाईल हो थँक्यू झालं होतं तुझं ऑलरेडी हां हां तर ते तू वेगळंच ज्युपिटर ओपन हां हां